हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। यूनिट 7 का जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है उसका चैप्टर चल रहा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें आपको मैंने ग्रेगर जॉन मेंडल सर के बारे में बताया कि ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किए थे, बहुत सारे नियम बनाए थे जो आनुवंशिकी को प्रतिपादित करते हैं, जो उनको सिद्ध करते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत लंबी स्टडी की थी, लगभग 7 सालों तक उन्होंने कुछ कुछ या कह सकते हैं बहुत लंबे मात्रा में मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। और उसके एक एक लक्षणों को एक टाइम पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे आगे हम। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो सर जी.जे. मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया। 1856 से 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और किस पर किया था? मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मटर के पौधे पर उन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने उसके कुछ लक्षणों पे एक्सपेरिमेंट किया। वो लक्षण कौन कौन से थे कि स्टेम का हाइट क्या होगा, स्टेम का हाइट क्या होगा, यानी कि जो पौधे की लंबाई थी, जो पौधे की ऊंचाई थी, वो कितनी होगी। तो 2 कैटेगरीज आई। एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर था जिसको आप प्रभावी लक्षण कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है प्रभावी लक्षण, प्रभावी, और रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है अप्रभावी। ठीक है, यानी कि जो जीन ट्रांसफर हुआ उस जीन में 2 एलील्स थे, तो एलील्स में कोई एक डोमिनेंट था, कोई एक रिसेसिव था। ठीक है, उन्होंने 7 लक्षणों पर, 7 प्रकार के लक्षणों पर, यानी कि 14 ट्रेट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि 7 जोड़े लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि 14 लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किया। वो 14 लक्षण क्या क्या थे कि पौधा लंबा है या छोटा है, पौधा टॉल है या ड्वार्फ है। उसके बाद फ्लावर पोजीशन कैसा है उसका, एक्सियल है या टर्मिनल है। एक्सियल का मतलब एक्स पे हो और टर्मिनल का मतलब कि जो टर्मिनल हो। पॉड कलर यानी फलियों का जो रंग था वो ग्रीन है या येलो है। पॉड शेप यानी फलियों का जो आकार था वो फुल हो या कंस्ट्रिक्टेड हो। उसके बाद फ्लावर जो मटर के पौधे में था वो किस रंग का है, वॉयलेट कलर का है या वो व्हाइट कलर का है। उसके बाद उन्होंने देखा सीड का कलर, कि जो मटर के दाने मिले एक्सपेरिमेंट के बाद, प्रयोगों के बाद, तो वो कौन सी कलर के थे, वो येलो थे या वो ग्रीन थे। तो एक ये सीड कलर जो है ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं दिखता है। डोमिनेंट ट्रेट जो इनके एक्सपेरिमेंट्स में आया वो ये आया कि जो सीड के कलर्स थे वो येलो होंगे, और रेसेसिव ट्रेट में उनको ग्रीन मिला था। सीड शेप में आया कि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो राउंड था और जो रेसेसिव ट्रेट था वो रिंकल्ड था, यानी कि सिकुड़ा हुआ था। तो इस तरह से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का पी प्लांट में स्टडी किया गया। किसके द्वारा? सर मेंडल के द्वारा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, क्यों चूज किया इन्होंने मटर के पौधे को? क्योंकि उनको फिर वहां पे ट्रू लाइन ब्रीडिंग मिल रही थी और बहुत सारे लक्षण इसमें थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोगों के लिए। इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? क्योंकि उसमें इन्हें बहुत सारे लक्षण मिल रहे थे, इसलिए इन्हें मटर के पौधे का इन्होंने चुनाव किया। ठीक है, तो मटर के पौधे का चुनाव किया गया। किसके पौधे का चुनाव करने का क्या कारण था
कि इसमें बहुत सारे लक्षण थे और इन्होंने इजीली इसमें ये ब्रीड करवा सकते थे, इजीली क्रॉस कराना इजी था उसमें, और मटर के पौधे की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, यानी कि वो आपको आसानी से मिल रहा था और एक्सपेरिमेंट करना भी आसान था, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हम क्या देखते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी के लिए क्या किया मेंडल ने, जी.जे. मेंडल ने सबसे एक लक्षण को चुना और उसके बाद उसका क्रॉस कराया। उन्होंने प्योर लाइन टॉल प्लांट और एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट, उन्होंने किसका? टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया। टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, मटर का जो फूल था उसमें स्टिग्मा, पेटल, एंथर, स्टेमन और कार्पल मौजूद था, तो रिमूवल कर दिया गया एंथर्स का। कौन सी प्रोसेस के द्वारा कर दिया गया? इमैस्कुलेशन के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? इमैस्कुलेशन के द्वारा एंथर्स का रिमूवल कर दिया गया। उसके बाद ट्रांसफर करवाया गया पॉलन का, और उसके बाद फिर ये क्रॉस कराया गया, पी प्लांट में क्रॉस कराया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रोसेस थी ये कंप्लीट हुई। इमैस्कुलेशन कराने का मतलब था कि उसका जो एंथर था वो मैनुअली रिमूव कर दिया गया, जो उसका एंथर था वो मैनुअली क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया। तो इस क्रॉस के बाद जो सीड्स आए उनको कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट करने के बाद फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स मिले। क्या मिले? ये फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स थे, और इसको क्या कहा गया? इसको F1 या फिलियल वन प्रोजेनी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ये F1 जनरेशन या फिलियल वन जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल थे। टॉल और ड्वार्फ का जब क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे जो मिले वो कौन मिले? वो टॉल मिले। सारे के सारे जो थे वो टॉल मिले। इसमें ड्वार्फ कोई भी नहीं था, यानी कि छोटा पौधा कोई भी नहीं था। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि दूसरे ट्रेट्स के पेयर में भी इसी तरह से जो लक्षण थे, 14 लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने एक एक करके सारे के सारे लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाया तो सारे पौधे जो मिले वो कैसे थे? वो टॉल थे, है ना। तो मेंडल ने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे उसमें हमेशा दोनों में से एक ही पेरेंट्स के ट्रेट सामने आए। मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन जो थी, F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट के ट्रेट्स ट्रांसफर हुए। एक ही पेरेंट के ट्रेट ट्रांसफर हुए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज देखा कि एक ही पेरेंट के ट्रेट आए। ठीक, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ का जब इन्होंने क्रॉस कराया तो केवल कौन आया? टॉल। और ये थी क्या थी? ये थी F फिलियल वन प्रोजेनी, जिसको आप साधारण भाषा में F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब टॉल और ड्वार्फ का कराया तो एक ही पेरेंट के ट्रेट आए। ठीक है, एक ही पेरेंट के ट्रेट प्रकट हुए, है ना, सामने आए। तो मेंडल ने टॉल प्लांट्स किया, फिर क्या कराया? इनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद फिर F2 जनरेशन आई,
और इस F2 जनरेशन में क्या हुआ इनका, फिर इन्होंने क्या करा कि टॉल को F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही सेल्फ पॉलिनेट कराया, टॉल को टॉल से ही क्रॉस कराया, है ना, टॉल का क्रॉस फिर टॉल से ही कराया इन्होंने। टॉल का क्रॉस जब टॉल से ही कराया तो क्या हुआ कि 4 पौधे मिले इनको, जिसमें से 3 टॉल थे और एक जो था वो ड्वार्फ आ गया, है ना। यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ का जब क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, टॉल आए, ठीक है। ये कौन सी थी, ये F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन थी, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन में जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, सेल्फिंग कराई गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 टॉल आ गए और एक ड्वार्फ आया। यहाँ पे 3 आए टॉल और एक आ गया ड्वार्फ, यानी कि 3 पौधे लंबे हो गए और एक पौधा जो था वो क्या हुआ, छोटा हो गया। यानी कि जो पहला जनरेशन था F1, ये जनरेशन कौन सी कहलाई, ये कहलाई F2 जनरेशन या फिलियल टू प्रोजेनी, ये F2 जनरेशन कहलाई या फिलियल टू प्रोजेनी कहलाया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसका जब आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तब 2 टॉल प्लांट्स का ही सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, 3 टॉल प्लांट्स है, देखो 2 टॉल का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, है ना। लेकिन जो ये ड्वार्फ प्लांट था ये रिसेसिव ट्रेट के रूप में मौजूद था टॉल में, है ना। ये कैसा था, ड्वार्फ जो था ये रेसेसिव ट्रेट के रूप में, अप्रभावी लक्षण के रूप में F1 जनरेशन में ट्रांसफर तो हुआ था पर दिखाई नहीं पड़ा था, है ना। तो जब टॉल का सेल्फिंग कराया गया तो टॉल का सेल्फिंग कराने के बाद क्या हुआ कि टॉल तो दिख रहा था, प्रभावी था, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण था, जो हिडन कैरेक्टर था, जो छुपा हुआ था, वो सामने आया। और दूसरी जनरेशन में क्या हुआ कि 3 पौधे टॉल के आए, यानी जो डोमिनेंट ट्रेट था 3 पौधों में तो वो डोमिनेंट ट्रेट आए, लेकिन जो चौथा पौधा बना उसमें जो रेसेसिव ट्रेट था ड्वार्फ प्लांट का वो सामने आ गया। यानी कि 4 पौधों में 3 पौधे टॉल हो गए और एक पौधा कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। यानी ये भी दिखाई पड़ गया, रेसेसिव वाला पौधा भले ही कम बना लेकिन बना, 3 टॉल बने और एक ड्वार्फ बन गया। तो ये जो इस तरीके का क्रॉस होता है बच्चों, ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो इस तरीके का क्रॉस होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है ना। तो इसमें क्या थे कि जो F2 जनरेशन के सभी जो F2 प्लांट्स थे उसमें ड्वार्फ प्लांट का जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, वो 1/4 था, यानी कि वो 25% था। ये जो था ये 25% था और उसके बाद 75% क्या था, टॉल था। ये तीनों मिला के क्या था, 75% था। यानी कि 3/4 जो था वो प्लांट्स टॉल थे और 1/4 प्लांट्स कैसे थे, ड्वार्फ थे। 3/4 जो थे वो टॉल थे और 1/4 कैसे थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, तो प्लांट्स में टॉल और ड्वार्फ ट्रेट्स जो थे इनके पेरेंट्स के समान थे, है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, मतलब सभी या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे। ब्लेंडिंग नहीं थी का मतलब जैसे इनके पेरेंट्स कौन थे, बेसिकली ये किससे जुड़े हुए थे, ये यहाँ पे एक पेरेंट टॉल था, ये पेरेंट टॉल था, ये पेरेंट ड्वार्फ था, तो ये ओरिजिनल। अब इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं थी,
पौधे जो दूसरी जनरेशन में भी बने वो या तो टॉल थे या तो ड्वार्फ थे, पर टॉल और ड्वार्फ के बीच का कोई नहीं था, है ना। यानी कि ये क्या कहलाया, ये ट्रू, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग नहीं थी। तो ये क्या था, अपने पेरेंट्स के जैसे ही थे। ये कैसे थे, अपने पेरेंट्स के जैसे ही थे, मतलब कि इनकी बीच की हाइट का कोई नहीं था, या तो टॉल थे या तो डॉर्फ थे, पर टॉल और डॉर्फ के बीच का हाइट का कोई नहीं था। यानी कि या तो वो लंबे थे या वो छोटे थे, लंबे और छोटे के बीच का कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि बौने से थोड़ा लंबा हो और लंबे से थोड़ा छोटा हो, इस तरीके का बीच का कोई भी कैरेक्टर प्रभावी दिखाई नहीं पड़ा, है ना। तो ये जो कहलाता है इस तरीके का, ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो है आपका पेरेंट्स जो थे, ये क्या था, ये आपका पेरेंट जो था वो टॉल था, ठीक है, और इनका क्रॉस कराया गया ड्वार्फ के साथ, ठीक है, एक छोटे पौधे के साथ क्रॉस कराया गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन में मिला, फर्स्ट जनरेशन में आपके दोनों पौधे जो थे वो कैसे मिले बच्चों, टॉल मिले, यानी कि लंबे मिले। अब दूसरी जनरेशन में टॉल का टॉल के साथ ही सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इनके पेरेंट्स थे वो एक टॉल थे और एक ड्वार्फ थे। तो क्या हुआ, जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था वो जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था, इसका कैरेक्टर जो है F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में ये F1 पीढ़ी में वो गायब हो गया था, है ना। तो जब F1 पीढ़ी में वो गायब हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्वार्फ का यहाँ पे क्या हुआ, F1 में ये F1 में इसका लक्षण जो है ड्वार्फ का, ये कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया। और एक ही पेरेंट के लक्षण सामने आए, यानी कि टॉल ही इसमें भी आया और टॉल ही इसमें भी आ गया। लेकिन चूंकि ड्वार्फ का लक्षण था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, हिडन था, जब सेकेंड पीढ़ी आई तो जो F2 जनरेशन थी उसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तब क्या हुआ, 3 पौधे टॉल आ गए और एक पौधा उसमें से क्या हुआ, ड्वार्फ बन गया। यानी कि ये जो अप्रभावी लक्षण था वो इस पीढ़ी में क्या हो गया, यही लक्षण प्रभावी हो गया। यही ड्वार्फ वाला लक्षण सेकेंड पीढ़ी में F2 जनरेशन में क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, यानी कि जो आपका रेसेसिव ट्रेट था वही ट्रेट इसमें दिखाई पड़ा, डोमिनेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आया कि जो F1 जनरेशन थी उसमें 2 टॉल प्लांट्स आए और टॉल का आपस में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, जिसमें रेसेसिव ट्रेट के रूप में ड्वार्फ पेरेंट भी था, तो उसके पास ड्वार्फ ट्रेट भी था। तो जब सेकेंड जनरेशन आई तो टॉल के 75% पौधे जो थे वो टॉल हो गए और 1/4 यानी 25% जो पौधे थे वो कैसे हुए, ड्वार्फ प्लांट के रूप में आए, यानी कि कुछ लंबे आए और कुछ बौने आए, लेकिन उनके बीच की हाइट का कोई भी पौधा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। तो F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट के ट्रेट आए, F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ट्रेट 3:1 के प्रोपोर्शन में आए। ये किस में आए, 3:1 के प्रोपोर्शन में आए। 3 पौधे जो थे वो टॉल थे और एक जो था वो ड्वार्फ था। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में F1 या F2 दोनों स्टेजेस में किसी भी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग नहीं आई। मतलब इस ऑब्जर्वेशन से के आधार पे मेंडल ने ये बताया कि कोई भी स्टेबल वस्तु जो है वो अगर ऑफस्प्रिंग से गमीट्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, किसके माध्यम से जाती है, गमीट्स के माध्यम। तो गमीट्स को मेंडल ने क्या कहा, गमीट्स को ही मेंडल ने फैक्टर बोला। गमीट्स को ही मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने कहा कि जो लक्षण हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, गमीट्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाते हैं।
लक्षणों को पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये जो गेमीट्स है, गेमीट्स को ही मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने गेमीट्स को ही क्या बोला, मेंडल ने गेमीट्स को ही क्या बोला, मेंडल ने गेमीट्स को ही कहा कि ये क्या है। उनको गेमीट्स शब्द उन्होंने नहीं यूज किया, गेमीट्स की जगह पे उन्होंने यूज किया फैक्टर्स। गेमीट्स की जगह पे उन्होंने क्या यूज किया, फैक्टर्स शब्द यूज किया। कौन सा शब्द यूज किया, फैक्टर्स। क्या यूज किया, फैक्टर्स। मतलब उन्होंने कहा कि फैक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाने का काम करते हैं, और इन्हीं को हम लोग आज के जमाने में जीन्स कहते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग आज के जमाने में, फैक्टर्स को ही आजकल क्या कहते हैं, आजकल इसी को जीन्स कहते हैं। आजकल फैक्टर्स को ही जीन कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो जीन क्या हुए, जीन जो थे वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं जीन को। जीन को क्या कहते हैं, इसीलिए जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। जीन को क्या कहा जाता है बच्चों, इसीलिए जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। जीन को क्या कहा जाता है, जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति की इकाई जो है वो कौन है, जीन है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म में अगर पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करना है, किसी भी लक्षण को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है, वो इसी जीन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो अब जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, लक्षण थे, उसमें एक पेयर को कोड करने वाले जीन्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलील्स। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसमें जैसे आपका हाइट की बात थी, मान लीजिए हाइट की बात थी, हाइट की जब बात थी तो एक कैसा था, टॉल था, दूसरा कैसा था, ड्वार्फ था। तो दो तरीके के लक्षण आए, एक तो लंबा और दूसरा बौना। तो ये दोनों लक्षण जो थे वो एक ही जीन पे एलील्स के रूप में मौजूद थे। किसके रूप में मौजूद थे, इनके एक पेयर को कोड करने वाले जीन्स को क्या कहते हैं, इसके लक्षणों के एक पेयर को कोड करने वाले जीन्स को क्या कहते हैं, कोड करने वाले जीन्स को क्या कहते हैं, उन्हीं को एलील्स कहते हैं। जीन को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो सेम जीन के स्लाइटली डिफरेंट रूप को ही एलील कहते हैं। बिल्कुल सेम जीन के स्लाइटली डिफरेंट एलील्स को ही, जीन को ही क्या कहते हैं, उसके डिफरेंट रूप को एलील कहते हैं। अगर हर एक जीन के लिए अल्फाबेटिकल सिंबल्स का यूज करें तो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस ट्रेट्स आए थे उसमें हाइट के कैरेक्टर के लिए T का यूज किया गया है ना। हाइट के कैरेक्टर के लिए किसका यूज करा गया, T का यूज करा गया। ठीक है, लंबे के लिए किसका यूज किया गया, T का यूज किया गया, और ड्वार्फ के लिए किसका यूज किया गया, इसके लिए स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। इस तरह से जैसे अगर T आया सामने तो समझ में आएगा कि ये टॉल प्लांट की बात हो रही है, लेकिन अगर स्मॉल T आगे जाएगा तो ये मानेंगे कि ये ड्वार्फ प्लांट के बारे में बात हो रही। तो हाइट के कैरेक्टर के लिए एक तो कैपिटल T का यूज हुआ और दूसरा स्मॉल t का यूज हुआ। तो T और T एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले एलील्स हो गए। ये जो दोनों थे, ये T और T, ये विपरीत लक्षणों वाले एलील्स थे। ये कैसे थे, विपरीत लक्षणों वाले एलील्स थे। ये कैसे थे, विपरीत लक्षणों वाले एलील्स थे, है ना। तो हाइट के कैरेक्टर में T का इस्तेमाल जो है वो टॉल ट्रेट के लिए किया गया और स्मॉल t का इस्तेमाल जो है वो ड्वार्फ ट्रेट के लिए किया गया।
तो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी जो थे ये विपरीत लक्षणों वाले एलील्स थे। क्या थे? ये विपरीत लक्षणों वाले एलील्स थे। तो प्लांट में हाइट के लिए, अब देखो एलील्स किस किस तरह के हो सकते हैं। तो प्लांट में हाइट के लिए या तो हो सकता है कि एलील्स हो इस तरह के हो जाएं, या तो एलील्स ऐसे ऐसे हो सकते हैं, या ये हाइट के लिए हो सकते हैं। हाइट के लिए, हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए या तो एलील्स कैपिटल टी हो जाए, या हो सकता है कैपिटल टी हो जाए और स्मॉल टी हो जाए, या हो सकता है कि ये कैपिटल टी बिल्कुल ना हो, केवल स्मॉल टी हो जाए। तीन तरीके के एलील्स हो सकते हैं। तो मेंडल ने ये बताया कि जो ट्रू ब्रीडिंग थी, ट्रू ब्रीडिंग में हाइट के जीन्स के जो एलीलिक पेयर्स थे वो आइडेंटिकल या होमोजाइगस होते हैं। मेंडल ने ये बताया कि जो ट्रू ब्रीडिंग थी, ट्रू ब्रीडिंग में जो जीन के एलीलिक पेयर्स थे, जैसे ये क्या है, ये जोड़ा है, ये क्या है, ये एलीलिक पेयर है, एलीलिक पेयर है। तो ट्रू ब्रीडिंग में बताया मेंडल ने क्या बताया कि जो ट्रू ब्रीड थी, मेंडल ने ये बताया कि ट्रू ब्रीडिंग में जो हाइट थी उसके एलीलिक पेयर, जीन के जो एलीलिक पेयर थे वो आइडेंटिकल या होमोजाइगस होते हैं ना। उन्होंने बताया कि ट्रू ब्रीडिंग में जो एलीलिक पेयर थे ये कैसे होते हैं, होमोजाइगस। ये कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। यानी कि या तो टी होगा या वो टी होगा, स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी होगा। तो स्मॉल टी होगा वो डॉर्फ होगा, और जो कैपिटल टी होगा वो लंबा होगा यानी कि टॉल होगा। ये कैसा होगा, ये डॉर्फ के लिए यूज किया जाएगा, और ये जो होगा ये टॉल के लिए यूज किया जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन में आप सभी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना, किस तरह से F1 और F2 जनरेशन में लक्षण प्रभावी होते हैं उसके बारे में जाना। आप अगर एक टॉल प्लांट का जब डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया गया तो दोनों प्लांट्स आपके जो F1 जनरेशन में थे वो टॉल मिले, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट जो था वो टॉल था और रेसेसिव ट्रेट जो था वो अप्रभावी लक्षण जो था वो डॉर्फ था। लेकिन जब दोनों टॉल प्लांट्स का F1 जनरेशन का आपस में सेल्फिंग कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो क्या हुआ कि 3:1 के रेशियो में 3 पौधे टॉल आ गए और एक पौधा जो पहली पेरेंट्स का था डॉर्फ का वो डोमिनेंट हो गया, और वो आपका एक पौधा डॉर्फ आ गया। तो इस तरह से F1 F2 जनरेशन के बारे में आपने जाना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना। अगले सेशन में इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।